हाय स्टूडेंट्स, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी। और अभी आप लोगों ने इसके पहले की थियरी जो कुछ मैंने बोला था पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिन बातों को मैंने बताया है आपको, वे बातें आपको और जो है जगहों पर नहीं मिल सकती हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अलीमुद्दीन शेख कादरी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को आप सीखिए। मैंने अभी इसके विषय में आपको बताया था, इवोल्यूशन के विषय में पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको। स्पॉन्टेनियस थियरी पर मैंने जो है डिस्कस किया, विशिष्ट सृष्टिवाद पर मैंने डिस्कस किया था, विशिष्ट सृष्टिवाद पर, जिसके लिए मैंने कहा था कि थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि विशिष्ट सृष्टिवाद होता क्या है। और अपने इस पूरे सिद्धांत पर मैंने जो व्याख्या किया था वो मैंने बताया था, कई बुकों से मैंने इसकी व्याख्या किया था। तो माय डियर फ्रेंड्स and all our students, so let's me go to the again topic. Our next means part 2, second part in evolution had given today. आज मैं आपको विकास का दूसरा अध्याय बताने चल रहा हूं, और इसके लिए मैंने आपसे कहा भी है कि मैं 3 भागों में इसको खत्म करूंगा। तो आइए दूसरे अध्याय पर चलते हैं और दूसरे अध्याय को ध्यान से देखते हैं। इस थियरी में आप क्या देखेंगे? अभी अब तक तो आपने देखा कि मैंने 2 बेस लिया था। कौन कौन सा था? मेरा 2 बेस था कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, और दूसरा पॉइंट इसका था कि जब ब्रह्मांड की रचना हो गई, पृथ्वी बनी, इस पृथ्वी पर जीव कैसे आए। ये 2 बेस को लिया गया। और मैंने ये भी बताया था आपको, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने अपने टॉपिक में स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो इतने हजार सालों तक जीवित रहा हो और लगातार आपको ये बताता रहा अब ये विकास की थियरी है, ये विकास की थियरी, इसके बाद ये विकास की थियरी आई है। नहीं, इसके एविडेंसेस, इसके प्रमाण हमारे पास 11 एविडेंसेस है साइंस के पास। साइंस के पास 11 प्रमाण हैं। इन 11 प्रमाणों के आधार पर यह तक जो है सिद्ध कर देता है वास्तव में जीव कहां से कहां पर आया। तो पहले हम आपको अभी इस विकास की थियरी में आगे ले चलते हैं। आइए आज नया अध्ययन करते हैं, हम लोग मिलकर के एक साथ देखते हैं। आज का हमारा दूसरा सिद्धांत है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद, जिसके विषय में मैंने ब्रह्मांडवाद के विषय में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि यह वाद है, ब्रह्मांडवाद है, थियरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। ब्रह्मांडवाद का मुख्य सिद्धांत क्या रहा कि जीव जो पैदा होते हैं, एक बार तो स्वतः पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगली बार वे जब किसी दूसरे ग्रह और नक्षत्र पर जाते हैं तो अपने जैसा ही दूसरा जीव पैदा करते हैं। माने जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आइए देखते हैं ब्रह्मांडवाद के विषय में। इस विषय में कई साइंटिस्ट हैं, मैंने कहा था, कई फिलोसफर हैं, कई साइंटिस्ट हैं। इनके नाम, इनके ईयर आप लोग नोट करते चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग नोट इसको बनाते चलिएगा, नोट लिखते चलिएगा, प्रिपेयर करते चलिएगा। कॉस्मोजोइक थियरी, ब्रह्मांडवाद, कॉस्मोजोइक थियरी को हम कहते हैं
ब्रह्मांडवाद। क्या बोलते हैं इसको? ब्रह्मांडवाद। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड की भूमंडल, जो आपने स्थल मंडल, वायुमंडल, नवमंडल और धरातल के नीचे जो आपने अध्ययन किया है, पूरे को मिला दिया जाए, सभी को एक साथ कर दिया जाए, तो यह ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। और इस ब्रह्मांड में जीव कहां से आया, पेड़ पौधे कहां से आए, अन्य जंतु कैसे आए, किस प्रकार से जंतुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ी, कैसे बढ़ी, इस पर कुछ सिद्धांतों का उल्लेख आज हम करेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर के देखते हैं कॉस्मोलॉजिकल थियरी। सबसे पहले इसके विषय में रिचटर नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में, रिचटर ने 1865 में अपनी थियरी प्रोसीड किया कि ब्रह्मांड है जिसमें ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारे जो भी हैं सभी हैं, और निहारिकाएं, इन सब के उत्पादन के पश्चात, इन सब के बनने के पश्चात पृथ्वी पर जो जीव आए उनमें जनन की क्रिया हुई और उनसे जीवों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ऐसा मत दिया है रिचटर, ये 1865 में दिया। हमारे दूसरे साइंटिस्ट है प्रेयर ने 1880 में बताया, इन्होंने 1865 में बताया, ये 1880 में बता रहे हैं प्रेयर ने कि ब्रह्मांड की रचना हुई, ग्रह, नक्षत्र, तारे सब अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। इनके बीच एक विशेष प्रकार के बल लगते थे और ये समान चार्जेस होने का रिपल्सन फोर्स लगा इनके बीच, अट्रैक्शन फोर्स नहीं, रिपल्सन फोर्स लगा, और ये एक दूसरे से दूर होते चले गए और इनकी एक अलग परिधि बन गई। जैसे सूर्य का अलग चक्र है, चंद्रमा का अलग चक्र है, ऐसे ढेर सारे ग्रह नक्षत्र हैं जिनके अलग अलग रिवोल्यूशन टाइम ऑफ पीरियड है, चक्कर लगाने के अलग अलग समय अंतराल हैं। अपने इन्हीं चक्कर लगाने के अलग अलग समय अंतरालों पर इनकी एक अवधि पूरी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि यह चंद्रमा की अवधि है 28 दिन 29 दिन, ऐसे सबकी अवधि पूरी होती है। अब सूर्य अपना एक चक्र 24 घंटे के अंदर ही लगा लेता है पूरी पृथ्वी का। तो अगर हम ये कहते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी नहीं स्थिर है, ये गलत है। पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर है। सूर्य जहां पर था वहीं पर है। ये मूवमेंट जो है, ये पृथ्वी से बॉल आपने देखा ना, बॉल जिस तरह से मूवमेंट करता है, सूर्य अपनी ही जगह पर है और ऐसे पृथ्वी जो मूवमेंट करती जाती है। जहां पर सोलार लाइट पड़ती है वहां पर दिन हो जाता है, जहां पर लाइट नहीं पड़ती है बैक साइड में, वहां पर अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। तो दिन और रात का बनना, दिन और रात का होना पृथ्वी के चक्कर लगाने की गति के अनुसार होता है। इस विषय की व्याख्या किया प्रेयर ने। हेल्महोल्ट्ज ने 1884, ध्यान से देखिएगा, 1884 हेल्महोल्ट्ज ने बताया कि ब्रह्मांड की रचना हुई, जीव आए, जीवों ने अपने अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि किया, अर्थात सभी एक दूसरे का समर्थन करते चले जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी एक दूसरे का समर्थन करते चले जा रहे हैं। अगले साइंटिस्ट आ रहे हैं आर्हीनियस, जिसकी थियरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर्हीनियस की थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है आर्हीनियस की। आर्हीनियस ने 1908 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखा जिस बुक का नाम था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। इनकी बुक का नाम है कॉस्मिक पैनस्पर्मिया। अपनी इस बुक में इन्होंने बताया कि जीव जो पैदा हो रहा है यह दूसरे ग्रहों पर चले जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक जगह पर एक ग्रह पर पैदा हुए, दूसरे ग्रह पर चले जाते हैं। अब किस माध्यम से जाते हैं, माध्यम की व्याख्या नहीं किया इन्होंने। माध्यम की व्याख्या में सिर्फ इतना ही, वायु का माध्यम है, माध्यम की व्याख्या तो यही नहीं होगी उस समय।
उस समय, जिस समय का इतिहास है, जिस समय के विषय में लोग अपनी बातें बता रहे हैं, जिस समय पृथ्वी पर मानव का अवशेष ही नहीं था, जीव जंतु ही नहीं थे, पेड़ पौधे ही नहीं थे, छोटे छोटे जीवों का उत्पादन हो रहा था, ऐसी स्थिति में ये जीव कैसे पहुंच रहे हैं दूसरे, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर, विभिन्न प्रकार की जो 12 प्रकार की निहारिकाएं हैं, इन निहारिकाओं पर किस प्रकार से डाल रहे हैं, इनकी व्याख्या कैसे किया। तो आर्हीनियस ने कहा कि ये जीव चले जाते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर, और वहां जाकर के अपनी जनरेशन को, अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। और इसका उल्लेख अपनी बुक में इन्होंने कर दिया कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में। होयल वैज्ञानिक साइंटिस्ट होयल 1950 ने पूरी तरह से आर्हीनियस का समर्थन कर दिया कि आर्हीनियस ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। आर्हीनियस ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है। और आर्हीनियस की बुक का जो सिद्धांत है उसको भी जरा ध्यान से आप लोग देखिए। जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, समस्त ब्रह्मांड की बात की जा रही है। जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं तथा बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होते हैं। मैंने भी बताया ना आपको कि इनके बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होते हैं। और इसका समर्थन खुल करके बॉन्डी ने कर दिया 1952 में। अर्थात सबसे ज्यादा समर्थन अगर आप देख रहे हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने आप पता चल गया होगा कि इतने साइंटिस्टों में रिश्टर, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज़, आर्हीनियस, होयल, बॉन्डी, इतने जो साइंटिस्टों में सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी को मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? आर्हीनियस को मिल रहा है। क्योंकि आर्हीनियस की जो थियरी दी गई है कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में, इन्होंने जो बुक लिखा अपनी, इसमें जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया इन्होंने, उन सिद्धांतों के आधार पर जो है स्पष्ट है कि इन्होंने लिख दिया कि जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। जीव क्या है? समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं तथा बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होते हैं। अर्थात बीजाणुओं का स्थानांतरण होता है, जीव तो समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। अगर जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित हैं तो आइए देखते हैं। अब इस पर कमेंट किया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब क्रिटिसाइज किसने किया है? यहां पर आप देख सकते हैं इन साइंटिस्टों की जो रिश्टर, प्रेयर, हेल्महोल्ट्ज़, आर्हीनियस, होयल, बॉन्डी, इनके जो मत हैं लगभग एक समान हैं। इनके मतों का खंडन करने के लिए इस साइड में मैंने देखिए एरो लगा के रखा है, तो इस साइड में इनके मतों को पूरी तरह से जो है नकारने का काम जो है किसने किया है? फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्गेल, फ्रांसिस क्रिक, लेस्ली ऑर्गेल ने इनको पूरी तरह से रिजेक्ट किया, नकारा। क्यों? मैं रीजन बता रहा हूं आपको। कब नकारा? 1973 में। 1973 में इन जो है फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्गेल, इन साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? रीजन दिया, लॉजिक दिया, तर्क दिया इन लोगों ने। क्या तर्क दिया इन लोगों ने? तर्क ये दे रहे हैं कि ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाएंगे, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर जाएंगे, तो टेम्परेचर कहीं बहुत ही बढ़ा हुआ मिलेगा, तो टेम्परेचर कहीं बहुत ही घटा हुआ मिलेगा, बहुत ही निम्न टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा। अगर टेम्परेचर लो है और एक सामान्य टेम्परेचर पर लाइव करने वाला, सर्वाइव करने वाला एनिमल लो टेम्परेचर में चला जाएगा, हाउ कैन इट में भी सर्वाइव देयर, वो वहां किस प्रकार से सर्वाइव करेगा? क्या यह संभव है? नहीं। तो ये क्वेश्चन राइज किया गया, क्वेश्चन पुट आउट किया गया कि नहीं, टेम्परेचर वहां पर बहुत ही लो हो जाएगा और एनिमल जो भी जीव हैं वहां पर जाने पर वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। अर्थात अगर जीव मर गया तो क्या उसकी जनरेशन चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, उसकी जनरेशन बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इस तरह से ये ब्रह्मांडवाद की थियरी को
जो है इन लोगों ने, फ्रांसिस क्रिक और लेस्ली ऑर्गल ने 1973 में ब्रह्मांडवाद की थियरी को रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया कि ब्रह्मांडवाद ये सही नहीं है। ब्रह्मांडवाद ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडवाद में जीव की उत्पत्ति की व्याख्या तो कर देते हैं, कैसे हुआ इसकी व्याख्या नहीं हो पाती। जीव की उत्पत्ति की व्याख्या हो गई, लेकिन जीव कैसे उत्पन्न हुआ इसकी व्याख्या नहीं हुई। क्लियर? और दूसरा पॉइंट क्या बताया? कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में आर्हेनियस ने, कॉस्मिक पैनस्पर्मिया में आर्हेनियस ने अपना दूसरा पॉइंट दे दिया उठा करके कि जीव समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित है, पूरे ब्रह्मांड में जीव उपस्थित हो गए। पूरे ब्रह्मांड का आशय आप समझ सकते हो। मैंने कहा ग्रह, नक्षत्र, तारे जितने भी हैं, पृथ्वी भी उसमें आ रही है, तो ये सारे जीव जो है ये समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित है, तथा बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होता है। बीजाणुओं का स्थानांतरण होता है, ना कि जीवों का स्थानांतरण होता है। बीजाणु जाते हैं वहां पर और एक नए जीव की रचना कर देते हैं, अपने ही प्रकार का नया जीव पैदा कर देते हैं, अपने ही प्रकार का एक नया जीव पर। लाइक बिटवीन टर्न्स टू द लाइक, आपने पढ़ा इसको, मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं इस बात को, जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। आपको भी मानना है कि जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, और यह सही भी है कि हर जीव अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है। तो जब बीजाणु वहां पर पहुंच रहे हैं, इन्होंने कह तो दिया कि बीजाणु एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर स्थानांतरित होते हैं, स्थानांतरित तो हो रहे हैं, तो उसमें जनन की क्रिया आ गई। लेकिन ये जीव जो आए, जो पैदा हुए, किस प्रकार से जीव वहां पैदा हो गए, कहां से जीव पैदा हो गए भाई, इसकी भी तो व्याख्या करनी चाहिए। लेकिन इसकी व्याख्या ब्रह्मांडवाद में नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया कि मान लेते हैं आपकी बात को कि जीव पैदा हो गए, मैं मानता हूं आपकी बात को कि जीव पैदा हो गए, लेकिन अगर जीव पैदा हो चुके हैं तो अगर वो एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, और वहां का टेम्परेचर बहुत ही लो है, लो टेम्परेचर पर पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एनिमल क्या करेगा, वो डेड कर जाएगा, मर जाएगा। और बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जब विकास के सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा, इस लेसन के अगला लेसन, अभी तो आप विकास पढ़ रहे हो, जब विकास का अगला लेसन मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको लाइबार की थियरी, डार्विन की थियरी, ह्यूगो डी व्रीज की थियरी, टी.एच. मॉर्गन की थियरी, विभिन्न वैज्ञानिकों, विभिन्न फिलोसफरों की थियरी, अरस्तु की थियरी, थियोफ्रस्टस, एम्पिडोक्लीज, एनाक्सिमेंडर, इनकी सारी थियरियों के विषय में आपको अध्ययन कराऊंगा, बताऊंगा एक एक करके कि देखिए यहाँ पर जो विकास के सिद्धांत को कैसे प्रतिपादित किया गया है, और अंत में जाकर के स्टैनले मिलर ने किस तरह से प्रूव कर दिया, और जो है किस तरह से जो इनके एक्सपेरिमेंट को लुई पास्चर ने प्रूव कर दिया। लुई पास्चर ने बता दिया कि आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद नहीं है, बायोजेनेसिस थियरी नहीं चलती यहाँ पर। अगर थियरी चलती है तो बायोजेनेसिस चलती है, ये बायोजेनेसिस नहीं चलती है। आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद नहीं चलता। बिना जीव के जीव की उत्पत्ति कैसे हो गई? अगर बिना जीव के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई तो ब्रह्मांड में पहला जीव आया कहां से? क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? अगर बिना जीव से जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, ब्रह्मांड में पहला जीव आया कहां से? तो कहते हैं कि ईश्वर ने इसको दिया, ईश्वर ने जीव को बना करके भेजा, उसी के द्वारा सारे जीवों का अध्ययन कराया गया। चलते हैं इसी पर, ब्रह्मांडवाद पर थोड़ा सा और तरफ देते हैं। मुस्लिम मैथोलॉजी में बताया गया कि इस पृथ्वी की या जो है इस पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है वो 6 दिनों में, 7 दिनों में की गई। कितने दिनों में? 7 दिनों में की गई। 7 दिन और 7 रातों में इस पूरी पृथ्वी की रचना जो है कर दी गई, पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी गई। और वहां पर ये जो है प्रभु ईश्वर अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, मैंने कहा और हो गया, मैंने कहा और हो गया, कहा और हो गया कि जा सूर्य बन जाओ, सूर्य बन गया, पृथ्वी बन जाओ, पृथ्वी बन गई, ये बन जाओ, वो बन जाओ। तो जिस जीव का नाम लेकर के कहा बन जाओ, बन गया। और जब वहां पर उन्होंने पहले मानव को बनाया तो उसका नाम एडम, आदम रखा, एडम रखा, और उन्हीं से ईव, हवा को बनाया। और वहां से अब ये दोनों आ गए, मेल और फीमेल दोनों आ गए, औरत और मर्द दोनों आ गए। वहां से
ये जीव पृथ्वी पर आए और उन्हीं के द्वारा इससे संसार में जीवों की उत्पत्ति की जो है चलती रही और नए नए जीव जो है मनुष्य जो है वो उत्पन्न होते रहे, पैदा होते रहे। तो ये थियरी यहां पर आ जाती है कि मैंने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना किया 6 दिन और 6 रातों में, या 7 दिन या 7 रातों में, मैंने कहा और हो गया। तो ये धर्म है, मैंने धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसी धर्म के विषय पर मुझे कुछ नहीं बताना है। वो अपना अपना धर्म, मैंने कहा कि धर्म वह आस्था होती है जिसके सहारे मनुष्य जीता है। तो मुझे उस पर कोई कमेंट या क्रिटिसाइज नहीं करना, मुझे यह सीखना है इस जीव पर, इस पृथ्वी पर जीव आया कहां से, मेरा ये टॉपिक है, मेरा एम ये है कि पहला जीव आया कहां से। अगर हम इसको जान गए कि जीव आया कहां से, तो आसानी पूर्वक जीवों के विकास को हम समझ लेंगे। और जीव आया कहां से, थोड़ा सा हिंट देते, आइए थोड़ा सा हम आपको इसके विषय में हिंट देते हैं, जीव आया कहां से। तो जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई, और मैंने कल बताया था इनऑर्गेनिक थियरी में, मैंने बताया था आपको कि वहां पर जल का निर्माण हुआ, जल नीचे आने लग गए, 1000 वर्षों तक जो है आता रहा, और 1000 वर्षों के पश्चात जब जल जमीन पर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के पश्चात वो जो है कहीं पर जाकर के एकत्रित होता है, जलाशयों में एकत्रित होता है, विशालकाय समुद्रों में एकत्रित होता है। इन्हीं समुद्रों में अकार्बनिक लवणों से धीरे धीरे कार्बनिक लवणों की उत्पत्ति होती है। कार्बनिक लवणों से जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, और यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये आपस में कम्बिनाइज कर जाते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, तो कोसर्वेट्स का निर्माण कर देते हैं। अब कोसर्वेट्स इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ द सेल। कोसर्वेट कोशिका की प्रारंभिक इकाई मानी गई। अगर ये कोसर्वेट बन गए तो कोसर्वेट बन गए तो अब प्रोकैरियोट्स बन जाएंगे, प्रोकैरियोट बन गए तो यूकैरियोट बन जाएंगे, यूकैरियोट बन गए तो यूकैरियोट में लगातार रेगुलर डिवीजन होता जाएगा। अगर यूकैरियोट में रेगुलर डिवीजन हो रहा है, लगातार विभाजन हो रहा है यूकैरियोट में, तो इसका मतलब हो गया कि उससे नए नए जीवों की जीव जो है लगातार जो है बढ़ता चला जा रहा है, जीव की उत्पत्ति होती चली जा रही है। और इस प्रकार से पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई। लेकिन इसकी व्याख्या, इसके और विषय में और ज्यादा जो है टॉपिक में आगे बताऊंगा। तो यह सिद्धांत जो रहा एक कॉस्मोलॉजी थियरी रही, जिसके विषय मैंने आपको बताया। अब मैं आपको अगली थियरी बताने चल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है, जिसका नाम है प्रलयवाद, जिसका नाम है प्रलयवाद। प्रलयवाद, आइए देखते हैं कि प्रलयवाद में क्या बताया जा रहा है, प्रलयवाद कब और कैसे हो रहा है, किस प्रकार से प्रलयवाद हो रहा है। आइए देखते हैं प्रलयवाद के विषय में, जिसको कहा जाता है थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज। कैटास्ट्रोफिज, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज। थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज, प्रलयवाद। प्रलयवाद, इस वाद को सभी प्रकार के धर्मों ने स्वीकार किया, सभी प्रकार के धर्मों में है, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जितने भी धर्म हैं, यहूदी धर्म है, सारे धर्मों में माना गया कि प्रलय हुई। और कल मैंने अपने सिद्धांत में बताया भी था, भगवत गीता का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, जब इस पृथ्वी पर पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ते हैं, तो इस पृथ्वी को मैं नष्ट कर देता हूं, जितने भी प्राणी हैं सबको नष्ट कर देता हूं, प्रलय ला देता हूं, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, डूब जाती है, सारे जीव मर जाते हैं, स्वर्ग जल जाते हैं, जितने जाता पृथ्वी पर जीवन का कोई अवशेष नहीं रहता है। अगर पृथ्वी पर जीवन का कोई अवशेष ही नहीं रहेगा, फिर से मैं नए जीवन की उत्पत्ति करता हूं। अर्थात अब ये जो है प्रलयवाद क्या बता रहा है, प्रलयवाद के विषय में आइए थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। आकस्मिक अकार्बनिक लवणों की उत्पत्ति, प्रलयवाद जो है यह आकस्मिक अकार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है कि ये अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड
फॉर्मूला गए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, आपने पढ़ा ना। सामान्य भाषा में आइए हम आपको सामान्य लैंग्वेज में समझा देते हैं कि आपने पढ़ा है रामायण की चौपाई में छित जल पावक गगन समीरा पंचरथित आधम शरीरा, इनसे यह शरीर का निर्माण हुआ, इससे शरीर का निर्माण हुआ। छिति जल पावक गगन समीर, इनसे इस शरीर का निर्माण हुआ 5 तत्वों से। और हमारा जो सिद्धांत है, जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, उन बायोमॉलिक्यूल्स को अगर हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। इस तरह से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर के कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिला तो अमोनिया बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला तो वाटर बनाया, पानी बनाया। तो इस तरह से एलिमेंटों का कॉम्बिनेशन होता गया और एलिमेंट जब बन गए तो ये जीव आसानी से पृथ्वी पर आ जाएगा। और जब जीव पृथ्वी पर आ जाएगा तो इसके विषय में साइंटिस्ट क्यूवियर, ध्यान से सुनिएगा, इसके विषय में साइंटिस्ट जो है क्यूवियर है। क्यूवियर का होल लाइफ टाइम 1769 में आपका जन्म हुआ था और 1832 में आपकी डेथ हुई। क्यूवियर का जन्म जो है वो 1769 में इनका जन्म हुआ, 1832 में इनकी डेथ हुई। इन्होंने कहा यह प्रलयवाद होता है। प्रलयवाद कहा इन्होंने कि जब ये इस पृथ्वी पर प्रलय आता है, अर्थात प्रलय आया कैसे, जब जीव इस पृथ्वी पर आए या नहीं आए, उसके पहले लगातार जो है टेम्परेचर बढ़ता घटता रहा। टेम्परेचर बढ़ते घटते से कहीं पर जो है पृथ्वी में एक्सपेंशन हुआ, कहीं पर कंस्ट्रक्शन हुआ, एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन के थ्रू लगातार खिंचाव और संकीर्णन होता गया। इसके द्वारा बहुत विशालकाय जो है तालाब, गड्ढे बन गए और कहीं पर जो है जहां पर पृथ्वी सिकुड़ गई वहां पर विशालकाय पर्वत बन गए। जहां से पृथ्वी फैल गई वहां पर विशालकाय समुद्र बन गए और जहां पर पृथ्वी सिकुड़ गई वहां पर जो है विशालकाय पर्वत बन गए। लेकिन जब क्रांति हुई, रॉक रिवॉल्यूशन हुआ, भौमिक क्रांति हुई, जियोग्राफिकल टाइम ऑफ स्केल, जब जियोग्राफिकल टाइम ऑफ स्केल को देखा जाता है, भौमिक समय सारणी को देखा जाता है, तो उसमें रिवॉल्यूशन जरूर आता है। उस रिवॉल्यूशन को के अध्ययन के पश्चात क्यूवियर ने स्पष्ट कर दिया कि इस पृथ्वी पर प्रलय भी होती है। जीव का होना या ना होना इसकी व्याख्या नहीं है, यहां पर इसकी व्याख्या इन्होंने नहीं किया। यहां पर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जब इसका टेम्परेचर वेरिएट करता है, भिन्न हो जाता है, टेम्परेचर में विभिन्नता आ जाती है, तापमान में विभिन्नता आ जाती है, कहीं पर हाई कहीं पर लो हो जाता है। और इतना ज्यादा नहीं जिस तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं पर बहुत ही जो 20 से 25 डिग्री 30 डिग्री का अंतर हो, नहीं, हजारों हजार डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जा रहा है। जब इतने 1000, 4000 से 5000, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर हो जा रहा ताप में, तो जाहिर सी बात है कहीं पर जो है ज्यादा ताप हो गया तो वहां पर जीव नष्ट हो जाएगा, और जहां का ताप कम हो गया वहां पर जीव भी नष्ट हो जाएगा। तो कम ताप पर भी नष्ट हो गया, ताप पर भी नष्ट हो गया। तो इस तरह से जो जीव, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूलों के द्वारा जो जल बना हुआ था, जो कार्बन और जो है ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाए थे, इस तरह से जो जल बना, यह जल और यह गैसें जो है ये सब वेपराइज करके, वाष्पित होकर, गैसें तो ऑलरेडी हल्की है, ये हवा में वायुमंडल में है, और जल इसकी ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण नीचे आया है, गुरुत्व तो इसका भार ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा होने के कारण नीचे आया है, और आने के बाद ये फिर से वेपराइज होकर के जब ऊपर गया है, तो इस तरह से बार बार इसका जल का आज भी ऊपर नीचे होना चल रहा है। ये हीट होने पर वेपराइज कर जाता है, कोल्ड होने पर आइस में जम जाता है, बर्फ में जम जाता है। तो ये दोनों प्रक्रिया आज भी चल रही है इसकी, और ये पहले भी ये दोनों प्रक्रियाएं चल रही थी। तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जब ये जीव इस पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी पर अन्य जीव जंतु वनस्पतियां आए, और जब जीव जंतु वनस्पतियां धीरे धीरे बढ़ना शुरू किए तो टेम्परेचर वेरिएट किया, भिन्न रूप में बदल गए।
टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ तो पृथ्वी में जो है प्रलय आ गई, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, डूब गई। जब डूब गई तो जितने भी जीव थे सबके सब जो है वो नष्ट हो गए। इसको कहा गया प्रलयवाद। क्यूवियर ने इसका समर्थन किया, इसको बोला गया प्रलयवाद। अर्नेस्ट हैकेल ने इसको कहा कि प्रलयवाद नहीं है। किसने कहा? अर्नेस्ट हैकेल ने कहा। अर्नेस्ट हैकेल ने कहा कि इसको प्रलयवाद नहीं कहा जा सकता। इन्होंने बोला 1866 में, अर्थात इनसे काफी बाद, क्यूवियर के काफी बाद अर्नेस्ट हैकेल ने कहा कि यह जो है प्रलयवाद नहीं, इसको अगर कहा जाए, इस वाद को अगर नाम दिया जाए तो इस वाद को कहा जाता है, आसानी से कहा जाता है कि मैकेनिस्टिक थियरी। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिस्टिक थियरी। मैकेनिस्टिक थियरी। मैकेनिस्टिक थियरी नाम दिया, अर्थात इस मैकेनिस्टिक थियरी को कहा जाता है यंत्रवाद। क्या बोलते हैं इसको? यंत्रवाद। इन्होंने कहा कि प्रलयवाद नहीं होकर के इसका नाम होना चाहिए था यंत्रवाद। किसने कहा? अर्नेस्ट हैकेल ने कहा था। हैकेल ने कहा 1866 में कि इसको यंत्रवाद, इसको यंत्रवाद होना चाहिए था, मैकेनिस्टिक थियरी होनी चाहिए थी। मैकेनिस्टिक थियरी, मैकेनिस्टिक थियरी होनी चाहिए कि ये केमिकल चेंजिंग की थियरी है, रासायनिक परिवर्तन का सिद्धांत है, और इस रासायनिक परिवर्तन के सिद्धांत में नए जीव की उत्पत्ति हो रही है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को आसानी पूर्वक, हैकेल ने अपने सिद्धांत को आसानी पूर्वक बता दिया। आइए अगला देखते हैं। अगली थियरी और भी इंटरेस्टिंग थियरी आ रही है। आपने देखा अभी कि 81वां जो थियरी जो मैंने जो है कैटाट्रॉफिस की थियरी मैंने बताया, प्रलयवाद की जो सिद्धांत मैंने बताया, इस प्रलयवाद में सिर्फ इतना हमको मिलता है कि इस पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है वेरिएट करता है, इस पृथ्वी का ताप परिवर्तित होता है, और ताप के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, ताप के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जीव जो है नष्ट हो जाते हैं, और यह जीव नष्ट तब होते हैं जब पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, पानी में डूब जाती है। तो आइए अगली थियरी पर देखते हैं। यहां पर है स्वतः जननवाद या जीवाद जीवोत्पत्तिवाद। ठीक, स्वतः जननवाद या आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, जिसको हम कह रहे हैं स्वतः उत्पादन। क्या बोल रहे हैं? सेल्फ प्रोडक्शन, स्वतः उत्पादन। ध्यान से देखिएगा, स्वतः उत्पादन, स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन। लेकिन यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, स्वतः उत्पादन नहीं। अब इसको कहा गया आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, ए बायोजेनेसिस थियरी। क्या बोला गया? ए बायोजेनेसिस थियरी, ए बायोजेनेसिस थियरी। बहुत ध्यान से इनमें आप लोग नाम सुनिएगा। एनाक्सिमेंडर, एम्पिडोक्लीस, थेल्स, नाम ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट, ये सब फिलोसोफर है। अभी सबसे पहले जो अगर पूछा जाए कि गिव द नेम ऑफ फिलोसोफर, तो गिव द फर्स्ट थियरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का पहला सिद्धांत अगर किस फिलोसोफर ने बताया था तो आप बोलेंगे एनाक्सिमेंडर ने। किसने बनाया था? एनाक्सिमेंडर ने बताया था। सबसे पहले एनाक्सिमेंडर ने बताया। एनाक्सिमेंडर, थेल्स, अरिस्टोटल, अरस्तु जिसको बोलते हैं, अरस्तु, थियोफ्रास्टस, एम्पिडोक्लीस, ये सब। अरिस्टोटल आप लोग समझ रहे हैं, अरस्तु समझ रहे हैं ना? 322 बीसी, 322 बीसी बिफोर क्राइस्ट, 322 बीसी, 322 बीसी अरिस्टोटल का जन्म हुआ था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया, स्पष्ट सिद्धांत की व्याख्या किया इन्होंने कि यहां पर साइंटिस्ट आए वान हेलमॉन्ट। वान हेलमॉन्ट ने क्या बताया? वान हेलमॉन्ट ने कहा, ध्यान से नाम सुनिएगा, वान हेलमॉन्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वान हेलमॉन्ट 1652 में अपना एग्जांपल दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? 1652 में वान हेलमॉन्ट ने दिया। क्या दिया वान हेलमॉन्ट ने? वान हेलमॉन्ट ने कहा कि ए बायोजेनेसिस थियरी, क्या कहा इन्होंने? ए बायोजेनेसिस थियरी, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद,
आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, अर्थात बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होना। समझिएगा ध्यान से कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होना किसने दिया? अगर पूछ दिया हुआ कि आप बताइए कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होती है, एबायोजेनेसिस थियरी है, तो एबायोजेनेसिस थियरी बिना जीव के जीव से जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आप बताएंगे वान हेलमांट के द्वारा। कब दिया इन्होंने? 1652 में दिया है, 1652 में दिया है, 1652 में दिया है। आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद। क्या? आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद। बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होती है। कैसे? इन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना थोड़ा ध्यान लगाइए, आसानी से बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। तो आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद में मैं अपने कौदरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से सलीमुद्दीन से कौदरी बता रहा हूं आपको, और एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। इसलिए मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप सभी लोग पूरी तरह से मेरी इस थियरी को सुनेंगे, मेरी स्पीच को सुनेंगे और नोट करते चले जाएंगे। वान हेलमांट की थियरी आ रही है 1652 में, 1652 में आ रही है। 1652 में वान हेलमांट ने अपने सिद्धांत में स्पष्ट कर दिया, वान हेलमांट ने स्पष्ट कर दिया 1652 में कि आजीवाद, एबायोजेनेसिस थियरी, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति होती। जैसे उन्होंने कहा कि पसीने से भीगी हुई कमीज, कमीज नहीं समझ रहे हैं, सही शर्ट समझ सकते हैं, बनियान समझ सकते हैं ना, गंजी जिसको बोलते हैं बनियान, अगर पसीने से भीगी हुई है, उसमें गेहूं की बाली को लपेट करके अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो 21 दिन बाद उसमें चूहे पैदा हो जाते हैं। तो चूहे से तो चूहा नहीं पैदा हुआ, आजीवाद जो बिना जीव से जीव पैदा हो गया, गेहूं की बाली से चूहा पैदा हो गया। क्या? गेहूं की बाली से चूहा पैदा हो गया। फिर बोल रहे हैं अपने सिद्धांतों में कि यदि गोबर विष्ठा, किसका? जीव जंतुओं का गोबर, विष्ठा, गोबर को डब्बे में बंद करके उल्टा रख दिया जाए तो 17 दिन बाद इसमें से बिच्छू पैदा हो जाते हैं। क्या कहा मैंने? गोबर को, विष्ठा को बंद करके रख दिया जाए तो 17 दिन बाद इसमें से बिच्छू पैदा हो जाते हैं। अभी देखिए, गोबर से आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद, बिना जीव के जीव की उत्पत्ति हो गई। गोबर से बिच्छू बन गया, पसीने से भीगी कमीज में गेहूं की बाली रख देने से चूहा पैदा हो गया। सड़े गले पदार्थों को स्टोर करके, सड़े गले पदार्थों को बंद करके लपेट करके रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, कचरे में रख दिया जाए, ढक दिया जाए, तो उसे जो पूरी तरह से कवर कर दिया जाए तो उससे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, उससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो कीड़े मकोड़े पैदा हो गए, चूहे पैदा हो गए, और इस तरह से बिच्छू पैदा हो गया, सर्प पैदा हो गए। इस तरह से जो छोटे छोटे जीव पैदा हो गए हैं, ये जीव कैसे पैदा हो गए? ये जीव किसी जीव से पैदा हुए? नहीं, ये जीव किसी जीव से पैदा नहीं हुए। ये जीव पैदा हुए तो जीव से ही पैदा हुए। लेकिन इस थियरी में क्या बताया गया? ये बायोजेनेसिस की थियरी में क्या बताया गया? कि ये बायोजेनेसिस थियरी में बताया गया कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और उसके एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया कि अभी मैंने बताया कि वान हेलमांट की थियरी मैंने बताया। वान हेलमांट ने अपनी बुक में दिया कि 1652 में बताया, स्पष्ट कर दिया कि पसीने से भीगी हुई कमीज में जो है, अगर यदि गेहूं की बाली को रखा जाए तो चूहे पैदा हो जाते हैं, गोबर को ढक दिया जाए तो बिच्छू पैदा हो जाते हैं। इस तरह से गार्बेज, कूड़े करकट को ढक दिया जाए, रख दिया जाए तो उसमें से कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पानी की जो बूंदे, बरसात की जो बूंदे आ रही हैं, इन बूंदों से भी कीड़े मकोड़ों का जन्म हो जाता है। तो बिना जीव के जीव की उत्पत्ति हो जा रही है। बिना जीव के जीव, पानी की बूंदों से बताइए किस प्रकार से जीव पैदा हो जाएगा? जब तक उसमें कोई ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक उसमें कोई ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन नहीं होगा, कार्बनिक क्रांति नहीं होगी, तब तक कोई जीव पैदा नहीं होगा।
तो कार्बनिक क्रांति अगर हो रही है तब ये जीव पैदा हो रहा है। तो यहां तक की थियरी है। अब इन सब की थियरियों को गलाडियस सारे जो विकास के सिद्धांत की थियरी, जो विकास की इवोल्यूशन के विकास की थियरी रही, एनाक्सिमेंडर की, एम्पिडोक्लिस की, थेल्स की, अरिस्टोटल की, उसकी व्याख्या मैंने कर दिया। अरिस्टोटल ने यह कहा कि एक जीव पहली बार स्वतः पैदा, अरस्तु का सिद्धांत बता रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा, अरस्तु का सिद्धांत है, पहली बार जीव स्वतः पैदा होता है लेकिन अगली बार वह जनन की क्रिया के द्वारा पैदा होता है। पहली बार तो जीव स्वतः पैदा हुआ, पहली बार जीव स्वतः पैदा हुआ, लेकिन अगली बार जब वो जीव पैदा करेगा तो जनन की क्रिया के द्वारा करेगा। थ्रू रिप्रोडक्शन वह नए जीव की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से जीव की उत्पत्ति पर मान लिया इन्होंने। पहले तो कहा पहला जीव कैसे हुआ, आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद से बता दिया। अगला जीव कैसे बता रहे, जीवाद जीवोत्पत्तिवाद से बता रहे हैं। जीव से जीव की उत्पत्ति हो रही है। पहले तो कहा कि आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद है, अर्थात पृथ्वी पर बनने वाला पहला जीव वो आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद से है, और उसके बाद के जीव जो है वो जीवाद जीवोत्पत्तिवाद से है, जीव से जीव की उत्पत्ति के वास्ते है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये थियरी समाप्त हो जाती है और आज का मेरा सेकंड पार्ट समाप्त होता है। अब हम इसके प्रमाण देंगे, और प्रमाण में सबसे पहले हम आपको फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सप्लेनेशन देंगे। रेड्डी ने कैसे इंप्रूव कर दिया कि किस प्रकार से जीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है या आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है, किस प्रकार से जो है घड़ियाल पैदा हो गए, किस प्रकार से एलिगेटर पैदा हो गए, किस प्रकार से हाथी पैदा हो गए, एलिफेंट पैदा हो गए, किस प्रकार से मानव अभी आया। तो इन सब के विषय में व्याख्या होनी बाकी है। तो अब हम अपने पार्ट थर्ड में सिर्फ ये बताना है कि जीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है या आजीवाद जीवोत्पत्तिवाद सही है। मैं फ्रांसिस्को रेड्डी के एक्सपेरिमेंट से ही अलग कर दूंगा, तुरंत ही अलग हो जाएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि बिना जीव के जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है। लेकिन कैसे नहीं है इसको मैं एक्सपेरिमेंटली जो है आपको बताऊंगा, अपने अगले लेक्चर में कल बताऊंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर मैं आपसे बता रहा हूं, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप सभी से निवेदन करता हूं, आप लोग मेरे चैनल को अलीमुद्दीन शेख कादरी को सब्सक्राइब करिएगा, और इसको जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जब आप इसको इतना ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, आप उतना ज्यादा नॉलेज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा, मैंने बताया है आपको, मैं रेगुलर लेक्चर देता रहूंगा, और चाहे वो संडे हो चाहे कोई भी दिन हो, मेरा लेक्चर रेगुलर जो है वो जाता रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं इवोल्यूशन में लेक्चर दे रहा हूं। इसके बाद अगली थियरी पर मैं बोलूंगा जो है कि किस प्रकार से जो है जीव का विकास किस प्रकार से आगे हो रहा है, मैं उस थियरी पर बोलना शुरू करूंगा। तो मेरा जो अगला सिद्धांत होगा, अगली थियरी होगी फ्रांसिस्को रेड्डी की थियरी, और रेड्डी की थियरी जो है मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए जो है आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने जो है मुख्य रूप से मेरे चैनल को देखा, सब्सक्राइब किया, और एक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगली थियरी के विषय मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।